स्क्रीन विजिबल है? यस और नो? यस सर। ओके फाइन। चलो, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो कहाँ तक पढ़ते पढ़ते पहुंचे थे ये बताओ। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सर चेंज इन वॉल्यूम तक हो गया था। लीच एटलर्स प्रिंसिपल पढ़ रहे थे? नहीं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हम लोग देख चुके थे इक्विलिब्रियम पे। क्या ये कौन सा लेक्चर है? 5 है? लेक्चर नंबर 5 या 6 क्या है? सर 5। 5। ठीक, तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ, हेडिंग डाल लो तुम लोग, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज होने से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अभी तक जितने भी केसेस हम लोग कंसिडर किए थे, वॉल्यूम चेंजेस, प्रेशर चेंजेस या कंसंट्रेशन चेंजेस, उन सभी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समझ में आ रहा है? उन सभी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इक्विलिब्रियम के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, जैसे ही तुम टेम्परेचर चेंज करोगे, वो ये पहले भी हम लोग क्लास में बता चुके थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है के इक्विलिब्रियम, के सी और के पी, वो जो है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर में चेंजेस ले आए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो वही देखना चाह रहे हैं हम लोग कि वो कैसे चेंज होता है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा। समझ में आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है ना? तो जो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं ना रिलेट करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं या इक्वेशन जो यूज करते हैं, उसको वांट हॉफ्स इक्वेशन बोला जाता है। वांट हॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली? ये रिप्रेजेंटेड है log K2 अपॉन K1। ये K2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, और ये K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। दैट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट बाय 2.303 R, और ये है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है वांट ऑफ इक्वेशन, जिस रिलेशन से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं। ये इक्वेशन पहले लिख लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ डेल्टा H नॉट क्या है? ये है एक्चुअली चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H नॉट क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है, थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, ये अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये ध्यान रखो, डेल्टा H नॉट ये चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी का चेंज मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस होता था ना, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, एनर्जी का जो चेंज होता है उसी को एंथैल्पी बोला जाता है ना। जैसे ये हम उसमें भी बताए थे, तुम लोग को पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किए थे यानी। तो ये सारा डिटेल में हम लोग करेंगे। ये डेल्टा H, डेल्टा S, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, तो डिटेल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखो, डेल्टा H नॉट ये है चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। अब जैसे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस ये दोनों टाइप ऑफ रिएक्शंस तो तुम लोग पढ़े हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, बोलो, ये पता है ना तुम लोगों को? यस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में तुम लोग खुद ही बताओ, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी अब्सॉर्ब होता है? रिलीज। रिलीज। है ना? हाँ, तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज होता है, रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट जो है ना, एनर्जी का जो चेंज होता है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? खुद बताओ तुम लोग, नेगेटिव।
क्योंकि ये जो डेल्टा एच निकालते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं एनर्जी या जैसे डेल्टा एच नॉट हम लोग निकाले हैं, ये चेंज इन एंथैल्पी है। तो ये एक्चुअली हमको ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इन दोनों के एंथैल्पी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर तुमको यहाँ ये चीज पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, तो जैसे ही रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर रिएक्शन से एनर्जी रिलीज कर गया है प्रोडक्ट बनने के साथ, तो जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट है उसका एनर्जी क्या होगा, एज कंपेयर टू रिएक्टेंट वो कम हो जाएगा। तो जब हम लोग डिफरेंस लेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से कम हो गया, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के एनर्जी का डिफरेंस लोगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए ये यस चीज सर। ध्यान रखना कि डेल्टा एच जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू चेंज इन एंथैल्पी जो होता है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होता है। तो अगर डेल्टा एच नॉट हमको कहीं पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो हम लोग समझ जाएंगे कि वो रिएक्शन जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कैसा रिएक्शन हुआ, वैसा रिएक्शन जहां पे कि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, यस और नो। वैसा रिएक्शन जो प्रोसीड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से, जब तक रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है बात? तो इस केस में देखो, जैसे ही मान लो कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो किसका एनर्जी इस केस में ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? खुद बताओ तुम लोग। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का। तो जब डिफरेंस लोगे तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। 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 तो इस केस में डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या आने वाला है हमारा, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना, ये बताना जरूरी था, क्योंकि डेल्टा एच नॉट का अगर साइन तुमको दिया रहेगा, ये नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो और स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग कौन सा यूज करते हैं, जो रूम टेम्परेचर होता है ना, क्योंकि मेनली जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं। तो ये नॉट लगाने का मतलब कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो टेम्परेचर इस केस में हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर जो है वो 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो 1 एटीएम का प्रेशर है। तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारा डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये डेल्टा एच नॉट हमको सिंपली अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया है, तो उसका साइन देख के हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ये सब क्यों बताने का जरूरत पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो डेल्टा एच नॉट का वैल्यू यूज हो रहा है, और उसके साइन से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ये उसके साइन से हम लोग ये चीज निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं, इतना पहले नोट करो तुम लोग। ये समझ आ गया ना, ये याद रहना चाहिए तुम लोग को। एक्सो सिंपल सा चीज है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग ऑब्जर्वेशन हम लोग देखने वाले हैं टेम्परेचर के साथ। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग, फर्स्ट केस जो है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यहाँ पे ध्यान देना, ये K2 जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा टेम्परेचर T2 पे, और K1 जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो केस 1 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जब हमारा डेल्टा एच नॉट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, एंडोथर्मिक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब T2 जो है ये हमारा T1 से ग्रेटर है, यही हुआ ना। मतलब T2 जो है वो हमारा फाइनल टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो T2 जो है वो T1 से ग्रेटर है। तो अगर देखो तुम लोग खुद यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना, कैलकुलेट किया मतलब जस्ट वैल्यूज एज्यूम करके हम लोग कर सकते हैं कि डेल्टा एच नॉट अगर हमारा पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है,
और T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 है, तो ये डिफरेंस क्या आने वाला है हमारा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर T2 ग्रेटर देन T1 होगा तो 1 - T1, 1/T1 - 1/T2, इसका डिफरेंस क्या आने वाला है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है और इधर डेल्टा एच नॉट भी हमारा पॉजिटिव है, बाकी सारा तो पॉजिटिव ही वैल्यूज है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इधर वाला राइट हैंड वाला जो टर्म है हमारा वो ओवरऑल हमारा पॉजिटिव आने वाला है, अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ग्रेटर देन 1 ही होगा, समझ रहे हो, 1 या 1 से ग्रेटर होगा, यस और नो? यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे, यहाँ पे लॉग लॉग के टर्म में हम बात कर रहे हैं, log K2/K1, अगर इधर पॉजिटिव वैल्यू है हमारा, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा इस साइड का मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, log 1 से तो ग्रेटर होगा, यस और नो? क्योंकि यस। log 1 का वैल्यू तो 0 होता है ना, log 1 का वैल्यू 0 होता है, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर हमको लेना है उस साइड राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर लेंगे तो लॉग के टर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो उसका वैल्यू क्या होगा, log 1 से तो ग्रेटर ही होगा, यस और नो? यस सर। तो अगर log 1 से ग्रेटर होगा तो इन दोनों को रिलेट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि K2/K1 जो है ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या इक्वल टू भी नहीं लिखो, इक्वल टू में तो 0 आ जाएगा, पॉजिटिव हमको चाहिए, तो डायरेक्टली ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो K2/K1 ग्रेटर देन 1, तो इससे क्या रिलेशन आ गया हमारा, K2 इज ग्रेटर देन K1, यस और नो? बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ आ रहा है? नहीं सर। तो अगर हमारा रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, और अगर हम लोग उसके बाद हम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं कि एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल मेक K2 ग्रेटर देन K1, और K2 अगर ग्रेटर देन K1 हो गया तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड या बैकवर्ड, क्या होगा बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। सर फॉरवर्ड। ऑब्वियसली फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो वो रेशियो का वैल्यू हमारा बढ़ रहा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, यस और नो? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इस केस में बढ़ रहा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द रिएक्शन गोज मोर टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा डेल्टा एच नॉट ये पॉजिटिव ही एंडोथर्मिक की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे इस केस में, तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे मतलब T2 इज लेस देन T1, तो उस केस में K2 क्या हो जाएगा, K1 से कम हो जाएगा, यस सर। और K2 अगर K1 से कम होगा तो इसका मतलब रिएक्शन किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, उस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा, यस और नो? यस सर। तो इसीलिए वाइस वर्सा यूज कर रहे हैं हम लोग, ये बात समझ आ गया तुम लोगों को? पहला केस क्लियर हुआ या कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें? जल्दी फटाफट नोट कर लो इसको। कोई डाउट है?
आवाज नहीं आ रहा है। अक्षत, अक्षत नहीं सर। लिख चुके हो इतना? हाँ सर। सब लोग लिख लिए ना? केस 2 डिस्कस करें। चलो, केस 2 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये बी है। केस 2 में हम लोग क्या ले रहे हैं कि हमारा डेल्टा एच नॉट जो है वो नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में बात कर रहे हैं। तो इफ डेल्टा एच नॉट इज नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले हम लोग, तो यहाँ पे तुम लोग खुद बताना, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब T2 is greater than T1 will make, क्या K2 और K1 के बीच में क्या रिलेशन आएगा? कौन ग्रेटर होगा इस केस में, बताओ K1. जल्दी बोलो। K2 और K1 में K2 will be less than K1 इस केस में, अगर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है हमारा और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो रेशियो जो आएगा 1/T1 माइनस 1/T2 वो तो पॉजिटिव है, लेकिन आगे हमारा डेल्टा एच नॉट वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल हमारा इधर का टर्म क्या हो जाएगा, लेस देन, मतलब 0 से लेस देन ही होगा हमारा, नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, और जब उसको लॉग के टर्म में लिखेंगे तो लेस देन log 1 हो जाएगा। तो उस केस में देखोगे K2 विल बी लेस देन K1। तो K2 अगर लेस देन K1 है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द रिएक्शन गोज किधर, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बोलो, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड और बैकवर्ड? सर बैकवर्ड। रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड या फिर रिवर्स डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ भी जस्ट उसका उल्टा, कि अगर डेल्टा एच नॉट हमारा नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से T2 विल बी लेस देन T1। तो उस केस में टेम्परेचर घटाने से क्या होगा हमारा, बताओ? K2 विल बी ग्रेटर देन K1 हो जाएगा, यस और नो? और K2 अगर ग्रेटर देन K1 हो गया, तो उस केस में रिएक्शन जो हो जाएगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्षा लिखने का यही मतलब, वो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट बस ध्यान रखना, समराइज करके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर will shift the reaction towards left in case of exothermic reactions and right in case of endothermic reaction। ठीक है, ये समराइज करके ये ध्यान रखना बस। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जो है लेफ्ट की तरफ जाएगा इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, और राइट की तरफ जाएगा इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, मतलब वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट जो प्रेशर और वॉल्यूम का था वो भी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये बताना तुम लोग, उसका भी समराइज करके हम लिख दे रहे हैं। इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम will shift the reaction, will shift the reaction to the side having fewer moles of the gas। ये बात समझ आ रहा है? To the side having fewer moles of the gas।
while decrease of pressure, डिक्रीज ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसमें दोनों आ गया, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों का इफेक्ट हो गया। इंक्रीज इन वॉल्यूम विल शिफ्ट द रिएक्शन to the side having more moles of the gas। ये बात समझ आ रहा है या नहीं तुम लोगों को? दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो हेलो, ये हम समराइज करके लिख दिए, टेम्परेचर का, प्रेशर का और वॉल्यूम का, इन तीनों का इफेक्ट। ठीक है, ये बस समरी ध्यान रखना, ये ध्यान रखोगे तो आराम से क्वेश्चंस बनेगा। क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस, पहले ये समझ लो सारा चीज। लिख लिए? हेलो, बताओ जल्दी से, हो गया ये पूरा? यस सर। चलो ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, ये सारा चीज हो गया। एक और केस होता है इसमें फाइनल, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। क्या होता, क्या है ना, बहुत सारे केसेस में क्वेश्चंस ऐसे तुमको मिलेंगे जहां पे क्या होता है कि हम लोग इक्विलिब्रियम मिक्सचर में इनर्ट गैस को ऐड कर देते हैं। तो इनर्ट गैस को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी हमको देखना है। तो इनर्ट गैस जैसे ही ऐड करोगे, तो ये बताओ, इनर्ट गैस किसी, इनर्ट गैस मतलब समझ रहे हो ना, नोबल गैसेस जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो तुम इनर्ट गैस ऐड किए तो वो ना तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उन दोनों में से किसी से रिएक्शन तो वो नहीं करेगा। तो अगर रिएक्शन नहीं कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट कर पाएगा क्या, इक्विलिब्रियम को या इक्विलिब्रियम के कंपोजिशन को वो चेंज करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। वो चीज हमको यहाँ पे देखना है। तो वही चीज हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं यहाँ पे, वो केस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस समझ रहे हो ना तुम लोग, नोबल गैसेस है, वो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से वो रिएक्शन नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, बस इक्विलिब्रियम पे हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, तो इसका देखना चाह रहे हैं हमारे इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। तो केस 1 है, इसमें हम लोग केस 1 कंसिडर कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एडिशन ऑफ, दो केसेस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहला एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो, ये बताना तुम लोग, अगर हम लोग इनर्ट गैसेस का ऐड कर दिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसका कोई भी इफेक्ट होने वाला है क्या इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन पे या इक्विलिब्रियम के वॉल्यूम पे? ये हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इन सब पे कोई फर्क पड़ने वाला है, यस और नो? नो सर। नो सर, क्योंकि एक्चुअली जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम लोग ऐड कर रहे हैं, इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम अगर हमारा चेंजेस ही नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होगा क्या? क्योंकि जैसे मान लो हम ऐसा रिएक्शन ले रहे हैं, ए गैस प्लस बी गैस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना रहा है सी गैस, ठीक है। इसमें मान लो ये अभी रिएक्शन जो है हमारा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये मान लो इसका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, इन सबका कंसंट्रेशन हमको पता है। इनर्ट गैस अगर तुम लोग ऐड कर भी दिए, तो इनर्ट गैस ऐड करने से
और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे मान लो इसमें हीलियम गैस ऐड कर दिए, तो हीलियम गैस ऐड कर दिए, ऑन एडिंग हीलियम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब तक वॉल्यूम, क्योंकि हीलियम ऐड करोगे तो ये ए बी और सी इन तीनों में से किसी से रिएक्ट तो कर नहीं रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है इसके एडिशन से। तो वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका जो इक्विलिब्रियम पे पहले कंसंट्रेशन था ए बी और सी, क्योंकि वॉल्यूम अगर चेंज होता, नीचे वाला टर्म अगर वॉल्यूम चेंज होता तब तो कंसंट्रेशन भी चेंज होता ना। यहाँ पे वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो उसके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो? सर। नो सर। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इनर्ट गैस का एडिशन किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हम लोग बोल सकते हैं इट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल प्रेशर कंटेनर का चेंज होगा या नहीं, ये बताओ तो। यस सर। क्योंकि ऑब्वियसली इनर्ट गैस तुम ऐड कर रहे हो, तो इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो गैसेस के बढ़ेंगे ही ना। यस और नो? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अगर बढ़ रहे हैं तो प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बट द टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन कंटेनर increases due to addition of certain moles of inert gas। समझ आ गया बात? क्योंकि प्रेशर जो होता है, ये टोटल प्रेशर जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर का तो कोई इफेक्ट है नहीं। हम लोग यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के कंसेंट्रेशन में ये कोई चेंजेस ला पाएगा या नहीं इनर्ट गैस। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से इक्विलिब्रियम के कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये केस 1 था हमारा, लिख चुके हो उसको। केस 2 हम लोग देखते हैं, लिख लियो? चलो, केस 2 है, इसमें हमारा addition of inert gas at constant pressure, addition of inert gas in the equilibrium mixture at constant pressure। अब कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे बताओ इसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, हमारा इक्विलिब्रियम का कंपोजिशन वो चेंज होगा या नहीं होगा? इस केस में बताना, तुम लोग खुद ही बताओ। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं हम लोग इनर्ट गैस, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? ऑब्वियसली हो रहा होगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारा। देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनआरटी बाय पी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट देखो क्या क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर यहाँ क्या रहेगा, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर को लेके कोई बात बोला गया है क्या यहाँ पे, ये बताओ? तो आर टी बाय, सॉरी मिनट, ये आर टी बाई पी, ये पूरा वैल्यू ओवरऑल क्या है, ये कांस्टेंट है पूरा? यस और नो? Yes, sir. तो यहां से क्या निकलेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, लिख सकते हैं हम लोग।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो ऑलरेडी तुम लोग को पता भी था एवोगाड्रोस लॉ से। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनर्ट गैस का एडिशन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स तो इंक्रीज ही हो रहा है ना। नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे वॉल्यूम में चेंजेस तो आएगा। अब वॉल्यूम में चेंजेस आएगा तो अब ये बताना तुम लोग इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या फर्क पड़ेगा। इसमें अगर हम लोग बात करें अब वॉल्यूम का चेंजेस हम लोग कैसे मेजर करते थे, याद है डेल्टा एनजी। अगर डेल एनजी हमारा क्या है, दो केसेस लेंगे ना इसमें, डेल एनजी पॉजिटिव नेगेटिव और डेल एनजी जीरो, तीन केसेस बनेंगे। तो डेल एनजी पॉजिटिव है, ठीक है, और हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इनर्ट गैसेस का कुछ भी मोल्स अगर ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम से यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के एडिशन से वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, और डेल्टा एनजी हमको पता है कि पॉजिटिव है। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, ये बताओ, फॉरवर्ड या रिवर्स, क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो इस केस में रिएक्शन हमारा शिफ्ट होने वाला है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा। बात समझ आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम डिस्टर्ब हो रहा है ना ओवरऑल यहाँ पे। अगर वॉल्यूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता तो फिर जैसे फर्स्ट वाला केस लिए थे तो वहां पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां पे इक्विलिब्रियम का कंपोजिशन जो है वो एज इट इज रहेगा हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंजेस हो रहा है। अब केस 2 ले लेते हैं, डेल्टा एनजी हमारा नेगेटिव है। तो डेल्टा एनजी नेगेटिव और यहाँ भी वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इस केस में क्या होगा ये बताओ? बैकवर्ड। Backward. तो नया इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं। और केस 3 अगर हम लोग बात करें, डेल्टा एनजी अगर 0 है तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो सर। ये बताओ? नो सर। नो। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑन कंपोजिशन। इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस और नो? ये सारा दो केसेस हम लोग कंसिडर किए कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पहला तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर किया जाएगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड किया जा रहा है तो वहां ध्यान देना उसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग ऐड किया इनर्ट गैस तो फिर तुमको वहां ध्यान देना होगा कि वो डेल्टा एनजी क्या है वहां पे, क्योंकि वॉल्यूम तो ऑलवेज इंक्रीज ही होगा इनर्ट गैस ऐड किए हो तो अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, डेल्टा एनजी नेगेटिव है रिएक्शन रिवर्स आएगा, और डेल्टा एनजी 0 है तो फिर उस केस में इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कंसंट्रेशन जो है या कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब हमारा सारा जितना भी केसेस था हमारा ली-चार्टलेस प्रिंसिपल में, जितने भी सारे कंडीशंस थे वो सारा हम लोग देख चुके हैं। एक बार लिख लो इस एक बार, हाँ बोलो। सर कोई क्वेश्चन बनाने समय सर इतना सारा दिमाग में कैसे रखेंगे? तो ये सब तो दिमाग में रखना है, अभी तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो पहले इसको लिख लो, फिर देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई, खुद आ जाएगा वो। एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना वो खुद इतना दिमाग में आ जाएगा वो। पहले लिख लो, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सर एक डाउट था सर। बोलो। सर जो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाए थे उसमें अल्फा 1 होगा तो क्या होगा? अल्फा 1 होगा तो क्या होगा मतलब? सर डीओडी 1 दिया हुआ है तो सारे मोल्स डिसोसिएट कर जा रहे हैं। 100% डिसोसिएशन। अल्फा 1 किस केस में होगा, जब पूरा पूरा डिसोसिएशन हो जाएगा,
उसी केस में है ना, अल्फा एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन वो अगर 1 हो गया, उसका रेशियो 1 हो गया, तो जितना हम लोग लिए थे वो पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा होगा, उसी केस में अल्फा 1 होगा ना। जैसे मान लो ए मोल्स हम लोग लिए थे इनिशियली और ए डिसोसिएट कर क्या, रिएक्टेंट के साइड तो फिर कुछ भी नहीं बचा। हाँ जब सारा डिसोसिएट हो गया तो रिएक्टेंट के साइड कुछ नहीं बचा। तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? अल्फा 1 एक्चुअली हम लोग अल्फा 1 थ्योरेटिकली हम लोग नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम देखो जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट पूरा पूरा खत्म नहीं होता है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में जा रहा है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट में आ रहा है ना, समझ रहे हो बात। हाँ सर। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। जब एक केस ऐसा बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा अगर हाई है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूरा पूरा शिफ्ट कर गया। पूरा पूरा मतलब क्या कि ऑलमोस्ट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूरा शिफ्ट हो गया। तो वहां पे कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का वो एग्जैक्टली 0 नहीं होता, वो टेंडिंग टू 0 बोलता है। ठीक है, जैसे लिमिट में पढ़ते हो ना टेंडिंग टू 0, क्योंकि एग्जैक्टली 0 कभी नहीं हो सकता, रिएक्टेंट पूरा पूरा खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो प्रोडक्ट से बन के आ ही रहा होगा ना, समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं होगा, बहुत ही कम होगा प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। अगर हम लोग बात करें, जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया मान लो 5 मोलर और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है हमारा वो है 0.001 मोलर, तो 5 के रेस्पेक्ट में 0.001 वो हमारा बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब उसको नेग्लेक्ट तो कर सकते हैं बट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, टेंडिंग टू 0 हो सकता है, वो चीज है। सर हम्म, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा इक्विलिब्रियम पे मेजर करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा इक्विलिब्रियम तक मेजर करते हैं। इक्विलिब्रियम तक मेजर करते हैं मतलब क्या, कभी भी मेजर कर सकते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पूछ रहे कि इक्विलिब्रियम तक कितने मोल्स डिसोसिएट हुए वो। हाँ मतलब एक्चुअली हम लोग उसी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी केसेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक्चुअली क्या निकालना चाह रहे हैं हम लोग, वही तो निकालना चाह रहे हैं। रिएक्शन जब इनिशिएट हुआ और उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो उस समय क्या मोल्स रहा होगा सबका या कंसेंट्रेशन रहा होगा, वही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, एम तो हमारा वही है इस चैप्टर में। यस और नो। यस सर। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग इक्विलिब्रियम, किसी टाइम टी पे भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना डिसोसिएट किया होगा, उसके लिए हमको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, समझ रहे हो बात। यस सर। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे भी निकाल सकते हैं हम लोग, वो एक्चुअली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में वो सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लो इनिशियली हम लोग ए मोल से स्टार्ट किए थे किसी का, या ए नॉट कंसेंट्रेशन से स्टार्ट किए थे, आफ्टर टाइम टी कितना कंसेंट्रेशन बचा हुआ होगा। ठीक है, वो सारा चीज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में वो सारा चीज करते हैं डिटेल में। यहाँ पे हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हुआ है तो उस समय कितना कंसेंट्रेशन होगा सारा। तो यहाँ हमारा मेन फोकस जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला ही फोकस है। ठीक है, चलो ये सारा केसेस लिख चुके हो तुम लोग, कंप्लीट कर लियो ना ये। Yes. चलो अब क्वेश्चन दे रहे हैं, एक पहला क्वेश्चन जल्दी फटाफट लिखते जाओ, साथ में ही लिख लेना क्वेश्चन। बोला गया है एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम in a 2-liter capacity of container of the following reaction, और ये रिएक्शन दिया गया हमको, ये CO2 गैस प्लस
H2 गैस, ये हो गया H2O गैस और प्लस CO गैस। ठीक है, चेक कर लेना, रिएक्शन बैलेंस्ड ही है शायद मेरे हिसाब से। यहाँ पे बोला गया है फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, containing 2 moles of 2 moles of each reactant and 3 moles of each product। ठीक है, after addition of 10 moles of helium gas, the volume of the container becomes 3 times of the initial value। ठीक है, calculate Kc and Kp of the given reaction। चलो करो तो, जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका Kp और Kc हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस उसको अप्लाई करना है, जो ऊपर पढ़े हो वो सारा चीज अप्लाई करना है।
इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बताओ जल्दी से। हेलो। KC 9/4. KC 9/4, KP तो KC 9/4 आ गया तो KP नहीं आ रहा है। अरे यार, KP और KC में रिलेशन जो था उसको यूज करो ना। क्या बना? KC 9/4, KP क्या है? लक्ष्य बताओ जल्दी से। रो पे 9/4. सिंपल है, ये भी 9/4। KP इक्वल टू KC इक्वल टू 9/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तुम लोग देखो क्या बोला गया है कि रिएक्शन जो ऑलरेडी पहले से इक्विलिब्रियम में है, 2 लीटर कैपेसिटी है, सबका मोल्स तुमको दिया गया, इक्विलिब्रियम पे क्या मोल्स हैं। रिएक्टेंट के 2-2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के 3-3 मोल्स हैं। तो सबका कंसेंट्रेशन नहीं निकाल सकते हो तुम लोग, एक बार केसी का वैल्यू निकाल सकते हो ओरिजिनली। तो केसी हमारा क्या आ जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H2O इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ CO बाय कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 और कंसेंट्रेशन ऑफ H2। अब देखो प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट का तुमको कितना दिया गया है, मोल्स 3 मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पे, और वॉल्यूम जो है ये 2 लीटर है, तो 3/2, ये भी 3/2 डिवाइडेड बाय सारे रिएक्टेंट का मोल्स कितना है ये बताओ। 2 मोल्स है ना ईच रिएक्टेंट का, Yes sir. तो 2/2 करोगे तो वो सारा तो 1 ही आ जाएगा, 1 into 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या 2/2 लिख लो, तुम लोग को आसानी रहेगा। ठीक है, पावर तो सब में 1 ही है। तो इनको सॉल्व करो, कितना आ रहा है हमारा, 9/4 आ रहा है। केसी हमारा 9/4 आ रहा है। अब जब तक टेम्परेचर चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो केसी के वैल्यू पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सेकंड केस में देखो क्या बोला गया, आफ्टर द एडिशन ऑफ 10 मोल्स ऑफ हीलियम गैस का 10 मोल तुम ऐड भी कर दो, तो बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बिकम्स 3 times ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, अगर इस रिएक्शन को तुम ऑब्जर्व करोगे, इस रिएक्शन को अगर ऑब्जर्व करोगे, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या है बता सकते हो? डेल्टा एनजी ऑफ द रिएक्शन 0 है, यस और नो? यस सर। तो अगर डेल्टा एनजी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम चेंजेस जो हो रहा होगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस से, उसका कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला है क्या इक्विलिब्रियम पे? बोलो। नो सर। No तो sir. उसकी वजह से तो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन इम्पैक्ट होगा नहीं, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारा। तो कंपोजिशन भी कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो वहां पे वो हमको पूछा नहीं गया था, सिंपली केसी और केपी पूछा गया था। तो केसी और केपी, तो केसी हमारा अगर 9/4 आ गया, तो केपी क्या आ गया हमारा? केसी और केपी के बीच का रिलेशन तो तुमको पता है ना, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT पे पावर डेल्टा एनजी, यही था ना? Yes sir. तो अगर डेल्टा एनजी 0 है, तो ये पूरा ओवरऑल टर्म तो क्या हो गया, 0। ये पावर 0 हो गया, तो RT पे पावर 0, ये 1 हो गया। तो अगर डेल्टा एनजी 0 है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे केपी इक्वल टू क्या है, केसी है। सर यहाँ पर एक बार लीच एटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करके दिखाइए ना। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है? एक बार लीच एटलियर प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करके दिखाइए ना। लीच एटलेस प्रिंसिपल अप्लाई करके दिखाएं? यस सर। क्या करना है बताओ, लीच एटलेस प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना है?
इनर्ट गैस का ही इनर्ट गैस तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे मान लो हम लोग डायरेक्टली ये इक्विलिब्रियम पे हम दिए हैं, ठीक है। जैसे CO2 है हमारा गैस प्लस हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये H2O गैस हो गया और प्लस CO गैस हो गया। यही हमारा रिएक्शन। इनिशियल जो इसका मोल्स है सबका, इनिशियल मोल्स मतलब पहला वाला जो इक्विलिब्रियम है, पहला वाला इक्विलिब्रियम क्या एक, यहाँ पे टू इक्विलिब्रियम पे सबका मोल्स हमको गिवन है, सारे रिएक्टेंट का दो दो है। तो कंसंट्रेशन हम लोग फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे, ये कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा 2/2, ये भी 2/2, 3/2 और ये 3/2, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ से केसी कैलकुलेट करोगे, ये केसी आया हमारा 9/4। अब सेकंड केस में क्या बोला गया, सी फाइनल हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही इनर्ट गैस ऐड किए तुम लोग, इनर्ट गैस एडिशन से क्या होगा, इनर्ट गैस तो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उससे रिएक्ट तो करने वाला है नहीं, करने वाला है क्या? नो सर। तो अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगा और डेल्टा एनजी अगर 0 है, तो ये इसके कंपोजिशन को इफेक्ट करेगा क्या? इक्विलिब्रियम पे जो कंपोजिशन था sir. वो चेंज, तो अगर वो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम बोला जा रहा है कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो इनर्ट गैस के एडिशन से 3 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कंसंट्रेशन फाइनल भी निकालोगे, तो अगर इनिशियल वॉल्यूम हमारा 2 लीटर था ना, इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर कैपेसिटी था, तो वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया, तो क्या हो गया उसका 6 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो यस और नो? यस सर। तो 2/6, ये 2/6, क्योंकि इसका कंपोजिशन इंपैक्ट नहीं हो रहा है, ये 3/6, ये 3/6। तो देखो यहाँ पे कैसी कोई डिफरेंट आएगा या सेम आएगा, यहाँ कर लो तुम लोग। 3/6, 3/6 डिवाइडेड बाई 2/6 और 2/6, देखो ये 9/4 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? 9/4 ही है। तो बस यही चीज है कि केसी हमारा क्या है, ये 9/4 और केपी क्या हो गया, ये भी 9/4 अगर डेल्टा एनजी 0 है तो। यस और नो? यस सर। ठीक है, समझ आया? हाँ। चलो क्लियर है ना सबको? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगर ये समझ आ गया सबको। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, साथ साथ ही लिखते जाना तुम लोग, ठीक है। अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट dissociates at high temperature so that equilibrium is established according to the following reaction. और रिएक्शन क्या दिया गया है, ये अमोनियम कार्बामेट है NH2COONH4, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ये डिकम्पोज कर रहा है और डिकम्पोज करके ये बना रहा है ट्वाइस NH3 गैस और प्लस CO2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम NH3 gas is added. At the state of equilibrium NH3 gas is added, अच्छे से करना क्वेश्चन, अच्छा है। so that the pressure of ammonia at the new equilibrium, pressure of ammonia at the new equilibrium is equal to the
total initial equilibrium pressure. Pressure of ammonia at the new equilibrium is equal to the total initial equilibrium pressure. ठीक है, यही लाइन में क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। ये लाइन अगर अच्छे से समझ गए तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ratio of final equilibrium pressure to the initial equilibrium pressure। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। चल करो तो। क्वेश्चन विजिबल है सबको? क्वेश्चन विजिबल है ना? चलो ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अगर एक लाइन समझ में आ गया तुम लोगों को, वो लाइन अच्छे से कर लोगे तो तुरंत आ जाएगा आंसर। थ्री इज टू टू 3:2 none। Sir, 31:27. क्या बोल रहे हो? Sir, 31:27. 31:27, हाँ सही है। लक्ष्य बन गया।
आवाज नहीं आ रहा है क्या लक्ष्य? हेलो? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? लक्ष्य बन गया? और किसी का आंसर आया? हेलो? और किसी का आंसर आया? शुभम, आंसर आया तुम्हारा? नहीं सर, गलत आ रहा है मेरे। गलत आ रहा है। लक्ष्य तुम्हारा बना? नो सर। नो सर। चलो देखो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन हल्का ही है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ये ध्यान देना। बस एक लाइन समझने का, ये वाला लाइन जो है ना, NH3 गैस ऐड किया जा रहा है सो दैट द प्रेशर ऑफ अमोनिया एट द न्यू इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर, ठीक है। तो ये ध्यान देना। जैसे मान लो हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ये रिएक्शन है हमारा NH2COO और ये NH4, ये सॉलिड है हमारा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा 2NH3 गैस और प्लस CO2 गैस, ठीक है। अब पहला वाला जो ये बोला जा रहा है कि ये रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने दिया जा रहा है, ठीक है। अब एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब पहला इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, उस पहले वाले इक्विलिब्रियम पे ही अमोनिया गैस का एडिशन किया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग एज्यूम करें, पहले वाले इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट हम लोग प्रेशर के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर डिसोसिएट कर रहा होगा, अमोनिया गैस अगर बन रहा होगा, तो अमोनिया गैस का प्रेशर अगर हम लोग एज्यूम कर लें फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम पे, ये अगर हमारा मान लो 2p है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के कोरोस्पॉन्डिंग हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर अमोनिया गैस का प्रेशर जो है फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम पे 2p डेवलप हो रहा होगा, तो एट द सेम टाइम CO2 का कितना प्रेशर डेवलप हो रहा होगा? p। यस और नो? ये बात समझ आ रहा है? अगर अमोनिया गैस का प्रेशर 2p डेवलप होगा तो CO2 का प्रेशर कितना होगा? p होगा ना? Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत किसी को? हेलो? नहीं सर। नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर Kp लिखोगे, फर्स्ट केस में हम Kp निकाल रहे हैं, तो Kp जो है हमारा, Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, Kp इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर बात करते हैं हम लोग, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो देखो पार्शियल प्रेशर ये दिया हुआ है P के टर्म्स में, तो ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ये 2p है, 2p का होल स्क्वायर और इनटू ये क्या है P। तो यहाँ पे जो आ गया ये Kp हमारा कितना आ गया? 4p³। तो ये ध्यान दो, Kp हमारा आ गया 4p³। अब सेकंड वाले केस में, जब सेकंड वाला इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम है हमारा, इक्विलिब्रियम 1, इक्विलिब्रियम 2। अब इस केस में देखो क्या बोला गया है कि पहला वाला इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हुआ है तो उसमें अमोनिया गैस ऐड किया गया, उस इक्विलिब्रियम पे हम लोग अमोनिया गैस ऐड करें। अमोनिया गैस जैसे ही ऐड करोगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक प्रोडक्ट तुम ऐड कर रहे हो वहां पर, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। क्या बोला जा रहा है कि अमोनिया गैस इज एडेड सो द प्रेशर ऑफ अमोनिया एट द न्यू इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो टोटल इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या है हमारा? पहला वाला इक्विलिब्रियम, तो उस पे टोटल प्रेशर कितना है ये बताओ तो। टोटल प्रेशर एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम ये कितना है? 2p और प्लस p, ये 3p है। बोलो लक्ष्य। यस सर। तो टोटल इनिशियल प्रेशर जो है फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम पे ये हमारा 3p है। तो बोला गया सेकंड वाला जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है उसमें अमोनिया गैस का जो प्रेशर है ना, वो क्या है? इस टोटल इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर के बराबर है। तो सेकंड वाला जो इक्विलिब्रियम है उस पे अमोनिया गैस का प्रेशर हमको पता चल चुका है, ये कितना है? 3p है। यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट? नो। अब यहाँ पे हमको CO2 का पार्शियल प्रेशर नहीं पता है,
CO2 का पार्शियल प्रेशर एक्चुअली हमको यहाँ पे पता नहीं है इस केस में, ठीक है, क्योंकि CO2 का ऑब्वियसली ये P के कोरस्पॉन्डिंग तो नहीं होगा, वो कुछ चेंज हो रहा होगा, P के टर्म में ही होगा, लेकिन कितना होगा वो हमको नहीं पता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये नहीं पता है, तो इसको हम लोग एज्यूम करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के टर्म में ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये बताओ? Kp के एक्सप्रेशन से। Kp क्या होगा? Kp का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा होगा ना, ये फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम पे और सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे Kp का वैल्यू में कोई चेंज आ रहा होगा क्या? क्योंकि टेम्परेचर का तो कोई चेंज होने का बात ही नहीं है, टेम्परेचर तो दोनों केस में कांस्टेंट है हमारा, तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा Kp थोड़ी ना चेंज होगा। तो पहले वाले केस में जो Kp था और सेकंड वाले जो इक्विलिब्रियम से जो Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे, दोनों का Kp का वैल्यू तो सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू, अब कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया ये हो गया 3p इसका होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और ये Kp कितना था फर्स्ट वाले केस में हमारा 4p क्यूब, तो ये हो गया 4p क्यूब इज इक्वल टू 9p स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो देख लो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो गया हमारा 4p/9, यही हो गया। हेलो, यस सर। चलो अब क्या बोला गया कि फाइनल वाला जो इक्विलिब्रियम है हमारा, नया वाला जो इक्विलिब्रियम है, उसका P टोटल कितना हो गया, P टोटल एट न्यू इक्विलिब्रियम। तो P टोटल एट न्यू इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ये 3p ड्यू टू अमोनिया और प्लस 4p/9 ड्यू टू CO2। ऐड करो देखो ये कितना हो गया 27 + 4 ये 31p/9, ये हो गया P टोटल एट न्यू इक्विलिब्रियम। और P टोटल हमको पता है इनिशियल इक्विलिब्रियम पे कितना है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे P टोटल कितना है हमारा 3p ही है ना, तो इन दोनों का रेशियो ले लो, P टोटल एट न्यू इक्विलिब्रियम बाय P टोटल एट इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये रेशियो कितना आ रहा है 31p/9 और डिवाइडेड बाय 3p 31/27, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब बताओ किसको किसको समझ नहीं आया ये? शुभम समझ आया? सर आ गया। क्वेश्चन आसान ही था, बस वो चीज तुमको कैच करना था, ये जो वही जो लाइन लिखाया गया था ना कि NH3 गैस ऐड कर रहे हैं तो अमोनिया गैस का प्रेशर जो है वो इक्वल टू टोटल प्रेशर एट इज इक्वल टू टोटल इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये चीज अगर कैलकुलेट कर लेते, ये चीज अगर रिलेट कर पाते तो फिर आ जाता आंसर डायरेक्ट। क्या लक्ष्य आ गया समझ में अब? यस सर। सर हम गलती ये किए थे ना हाँ। कि आपका अमोनिया का सेकंड इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है ना 3p, उसको स्टोइकियोमेट्री से CO2 को निकाल लिए थे। नहीं नहीं, वो स्टोइकियोमेट्री से थोड़ी ना रिलेट कर सकते हैं, वो नया वाला जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, वो नए वाले इक्विलिब्रियम में स्टोइकियोमेट्री वाला रिलेशन थोड़ी ना आएगा। जो इनिशियल इक्विलिब्रियम होगा उस, क्योंकि उसमें हम लोग NH3 ऐड किए हैं तो उसके वजह से भी तो चेंज हो रहा होगा ना, वो हम लोग रिलेट कब कर सकते हैं, समझ रहे हो? स्टोइकियोमेट्री से रिलेट कब कर सकते हैं, जब इनिशियली दोनों का 0-0 हो, समझ रहे हो बात? हेलो, इसको जरा एलाबोरेट कर सकते हैं? हम ये बोल रहे हैं जब इनिशियली दोनों का 0-0 होगा तब तो स्टोइकियोमेट्री, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे इनिशियली हमारा क्या था, ये सिर्फ NH2CO C डबल बॉन्ड, ये अमोनियम कार्बामेट ही तो था हमारा इनिशियली, ये दोनों तो 0-0 ही था ना, समझ आ रहा है बात?
यस सर। तो अब यहाँ पे ये हम लोग स्टोक्योमेट्री से डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि इनिशियली तो ये तो जीरो है ना, तो अगर इसकी वजह से ये जो डिसोसिएट होगा तो ये डेवलप हो रहा है, तो इसी से तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि ये अगर डिसोसिएट हो रहा है तो इसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, ये यहाँ पे अगर 2p एज्यूम करें तो एट द सेम टाइम CO2 का प्रेशर क्या होगा, ये p होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे NH3 गैस का एडिशन भी किया जा रहा है, तो NH3 गैस का एडिशन कर रहे हैं, मान लो वो हमको नहीं पता कितना मोल्स ऐड किए, डायरेक्ट हमको वो उस टर्म में दिया गया है कि अगर ये अमोनिया गैस यहाँ पे ऐड किए, तो अमोनिया गैस ऐड किए तो उसका जो टोटल प्रेशर डेवलप हुआ वो 3p हो गया। तब एक्चुअली जैसे ही अमोनिया गैस यहाँ पे ऐड करोगे तो लीच एटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट किया होगा ना, यस और नो, बैकवर्ड शिफ्ट किया होगा। यस सर। तो बैकवर्ड शिफ्ट किया होगा तो वहां पे CO2 का कुछ चेंज होगा, ये P से जो है उसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा। ठीक है, वो कंसंट्रेशन का, अगर कंसंट्रेशन वाला चीज हमको सॉल्व करना रहता तो हम लोग x मान के करते, वो मोल्स के टर्म में निकालते। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टोक्योमेट्री से रिलेट नहीं कर सकते अगर, क्योंकि अब यहाँ पे दोनों का कुछ ना कुछ इनिशियल मोल्स अवेलेबल है। ठीक है ना, यस सर। वो कितना डिसोसिएट कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अगर 0 0 था तो यहाँ पे हम लोग आसानी से कर लिया, स्टोक्योमेट्री से रिलेट कर लिया, लेकिन वहां पे बाद में अब ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन निकालने का ये तो पता ही हमको, क्योंकि केपी तो चेंज नहीं हो रहा होगा ना, तो केपी अगर चेंज नहीं हो रहा होगा तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ये पार्शियल प्रेशर CO2 निकाल ही सकते हैं, वो पी के टर्म में ही आएगा, लेकिन कितना होगा वो तो हम लोग केपी वाले रिलेशन से ही निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस और भी कराना है मेरे को। ठीक है, अभी तो बस दो ही, कितना क्वेश्चन हुआ, दो ही क्वेश्चन कर पाए ना, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे लीच एटलेंस प्रिंसिपल पे। तब तक तुम लोग भी बना सकते हो, बुकलेट से भी अब अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मोर और लेस ये चैप्टर अब खत्म ही होने वाला है। एक दो चीज और बचा हुआ है, हम लोग जैसे वेपर डेंसिटी वाला बचा हुआ है कि वेपर डेंसिटी को कैसे रिलेट करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, एक वो वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है, और एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाले वो भी क्वेश्चंस ही कराने हैं कुछ कुछ, तो वो वाला पार्ट बचा हुआ है। तो ज्यादा टॉपिक्स इसमें बचे हुए नहीं है, तुम लोग क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करो बुकलेट से। ठीक है, उसके बाद बनाओ, देखो बन रहा है यानी प्रीवियस ईयर पे सॉल्व करना साथ साथ, जेई मेंस और जेई एडवांस के जो आए हुए प्रीवियस ईयर बना रहे हो या नहीं तुम लोग, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। ठीक है, एटलीस्ट 2010 से 20 वाला लास्ट 10 इयर्स भी तुम लोग बनाओ। ठीक है, 2010 से लेके 20 तक का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना प्रीवियस ईयर सॉल्व किए तुम लोग मतलब कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि एग्जाम वाले क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर, इस चैप्टर का भी तुम लोग प्रीवियस ईयर निकालो। ठीक है, क्वेश्चंस आसान ही रहता है। ठीक है, जैसे सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक ही रहेगा। ठीक है, बाकी उतना ज्यादा कैलकुलेशन या कुछ करने वाला नहीं रहेगा। तो बस तुमको सारे केसेस ध्यान रखने हैं, कैसे लीच एटलेस प्रिंसिपल कैसे क्या रहता है वो क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना बस वो ट्रिक ही थोड़ा सा ट्रिक देखो, उसमें देखोगे डेल्टा एनजी 0 रहेगा। ठीक है, या बहुत सारे केसेस में तो तुमको कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट तुम बता सकते हो, उतना ज्यादा एक लाइन का कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस देखना, वो आया हुआ है उस टाइप का जेई में क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर बनाओगे तो आइडिया लग जाएगा किस टाइप का आ रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो अब तुम लोग इस चैप्टर का। बोलो। सर डाउट, डाउट, चलो हम नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बोलना, क्योंकि अब चैप्टर खत्म ही हो गया तो पूरा थोड़ा सा बचा हुआ है, तो डाउट ही अब डिस्कस करेंगे। 2 क्लास तुम लोग का डाउट के लिए रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम भी कराएंगे और डाउट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पूरा डाउट ही कर लेंगे। चलो, नेक्स्ट क्लास कब है तुम लोग का? कल? कल है क्या? देखो तो, कल है क्लास? देख के बताओ जल्दी से।
अगर कल होगा तो कल ही कर लेंगे, नहीं तो Yes, sir. Kal class. हाँ सर कल है। हाँ तो ठीक है, कल डाउट ही कर लेंगे। तुम लोग बना के रखना, जो जो बनाए हो वेल एंड गुड, नहीं बनाए हो तो बना के रखना, कल डाउट ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा सब कलेक्ट करके रखना, जिसको जिसको पूछना है। समझ आ रहा है बात? सर हाँ बोलो। सर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे? कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे? कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट एक्चुअली क्यों यूज किया जाता है? कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है ना, वो परसेंटेज यील्ड को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। कैटलिस्ट जो भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज होते हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तो देखोगे जितना अमाउंट कंज्यूम हुआ था ना, मतलब जितना कैटलिस्ट का अमाउंट यूज हुआ था वो वापस रिकवर हो जाता है उतना। तो मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर बात करें, कोई कैटलिस्ट अगर यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे मान लो किसी भी रिएक्शन में, जैसे अमोनिया गैस के फॉर्मेशन में हम लोग प्लैटिनम यूज करते हैं, ठीक है, या Fe यूज करते हैं, हेवर्स प्रोसेस जो है, ठीक है। तो उसमें सॉलिड कैटलिस्ट यूज होता है, तो उसका जितना सरफेस यूज हो रहा होता है ना रिएक्शन के लिए, वो वापस से वो पूरा सरफेस जो हो जाता है फ्री हो जाता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन क्यों एक्चुअली वो कैटलिस्ट का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को वो चेंज करता है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। एक्टिवेशन एनर्जी वाला टर्म, वो सारा चीज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में वो डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज ध्यान देना कि कैटलिस्ट जो है ना वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इक्वल अमाउंट में कैटेलाइज कर देता है। मतलब जितने तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन को वो कैटेलाइज कर रहा है, उतने ही तेजी से वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी कैटेलाइज करता है। इसलिए दोनों डायरेक्शन में उसका इफेक्ट जो होता है ना वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसलिए वो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है, ठीक है। ये सर क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज में। हाँ, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, वो हम लोग डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में उसका डिटेल में करते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, तो उसके टर्म में वहां पे हम लोग बात करेंगे। थर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो तुम लोग बना के रखना कल क्वेश्चंस, हम कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। जो भी डाउट होगा पूछ सकते हो आराम से, तो लेकिन सब कलेक्ट करके रखना, जो जो बनाए हो, या जो नहीं बनाए हो आज बना लेना कल तक, ठीक है। चलो, और कुछ है? लिख लियो ना ये सारा जितना बताया आज? हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है फिर, तो कल डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है।